हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो हमारी लास्ट वीडियो है क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, सो इस टॉपिक को हम आगे करते हैं। सबसे पहले सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉइल इरोजन होता है डेन्यूटेशंस of the soil cover and subsequent washing down is described soil erosion। मतलब आपकी प्रोसेस जो कि इरोजन होने की प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, डेन्यूटेशन का मतलब होता है द प्रोसेस। ठीक है, जब शुरू हो जाती है इरोजन होने की, और मतलब हमारा जो ऊपरी पार्ट है लैंड का वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है या उड़ जाता है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, लैंड के ऊपर का जो बिल्कुल सॉफ्ट सा पार्ट होता है उसको हम सॉइल बोलते हैं। और सॉइल इरोजन जो है, सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है हमारी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए, लेकिन कुछ एक एक्टिविटीज की वजह से ये इसका इरोजन होता है। उसके पीछे कौन सी ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले आपका आता है ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसमें आप देख सकते हो डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, एंड एज वेल एज कंस्ट्रक्शन, माइनिंग। ये सारी चीजें जो है रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सॉइल इरोजन के लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। विच आर द ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। नेचुरल फोर्सेस कौन कौन सी है, नेचुरल फोर्सेस जो जिसमें ह्यूमन बीइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वो नेचुरली है। तो उसमें विंड होगी, ज्यादा तूफान चलना, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ग्लेशियर्स पूरा थ्रू आउट द ईयर जब स्नो पड़ी रहती है उसकी वजह से भी हमारा सॉइल खराब हो जाता है। और फ्लड्स जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है आपकी लैंड और आपकी सॉइल को वॉश करने में। ठीक है, उसको बहने में जो है वो रिस्पॉन्सिबल हमारे फ्लड्स है। ठीक है, अगर आप देखें तो कुछ एक पिक्चर्स मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखो, जैसे ये है, मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है आपको, जिसमें आप देख सकते हो आई हाईलाइटेड दीज पॉइंट्स कि कैसे जो सॉइल इरोजन हमारा हो रहा है। पानी जो है जब फ्लड आते हैं तो ये बहुत सारी मिट्टी को बहा के ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो यहाँ पे ट्रीज हैं या ऐसी कोई चीज है जो रोक सके इनको। ठीक है, सेम हियर देखो, ये लैंड जो है बह रही है, किसकी वजह से, पानी की वजह से। अब यहाँ पे जब हवा चलेगी तेज तब भी उड़ेगी ये। ठीक है, और जब पानी बहुत ज्यादा बारिशें होंगी तो पानी की वजह से ये बह जाएगी, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगर हम देख लें आपके एनसीईआरटी के चैप्टर्स में, बेटा ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 मार्क्स का। यहां से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गलीज की, जो कि मैंने अंडरलाइन कर रखा है। गलीज होता है बेटा जब आपका पानी जो बहुत प्रेशर के साथ आता है और वो क्या करता है खेतों में या आपकी लैंड के ऊपर जो वो डीप चैनल्स बना देता है, उसको हम गलीज बोलते हैं। आप इसकी जो एक इमेज देख सकते हो, इसको हम गलीज बोलते हैं। ये मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है पहले ही। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गलीज। आप देख सकते हो पानी के प्रेशर की वजह से ये लैंड कट हुई है। ये ह्यूमन बीइंग ने नहीं काटी है बच्चा, ये ह्यूमन बीइंग ने डिगिंग नहीं करी है, ये कटी है आपकी पानी के प्रेशर की वजह से। जब पानी आया इतने प्रेशर से आया कि उसकी वजह से उसने जो है वो इसको काट दिया, डीप चैनल्स बना दिए, इसको हम गलीज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बैडलैंड क्या होती है, बैडलैंड वो होती है ऐसी लैंड जो बिल्कुल अनफिट है कल्टीवेशन होते हैं आपकी कृषि करने के लिए बिल्कुल अनफिट है, जिसपे आप खेती नहीं कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर। अब जहां पे गलीज बन जाएंगे वहां पे आप कैसे खेती करोगे, तो उसको हम बैडलैंड बोल देते हैं। लेकिन बैडलैंड को एक और नेम से जाना जाता है, रेविन्स। और रेविन्स जो है वो एक अलग नेम से जाना जाता है चंबल बेसिन में। चंबल बेसिन में इसको बैडलैंड को रेविन्स बोला जाता है। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे बोला जाता है, चंबल बेसिन में। क्या नाम जाना जाता है, रेविन्स। ओके, नेक्स्ट है शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है, समटाइम्स हमारा वाटर जो फ्लो होता है बेटा और वो फैल जाता है, मतलब पूरे खेत में नहीं फैलेगा, कुछ एक पोर्शन उसको कवर कर लेगा, और उसको जब कवर करता है तो उसकी मिट्टी को वॉश आउट कर देता है प्रॉपरली, जिसको हम शीट इरोजन कहते हैं। चलो देखिए इसकी पिक्चर, ये है आपका शीट इरोजन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आपका, दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन। अब क्या हुआ, पानी ना तो यहाँ रुका है ना तो यहाँ रुका है, क्या हुआ, पानी यहाँ से आया और इस पोर्शन को इसने क्या कर लिया, बिल्कुल अपने अंडर कर लिया। अब पानी ने क्या किया कि
पानी इसकी वजह से, पानी की वजह से ये वाली मिट्टी जो है ऊपर की बह गई, सॉइल बह गई, जिसको हमने शीट इरोजन बोला है। ठीक है बच्चा। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट। अब सॉइल कंजर्वेशन, अब हमें पता चल गया कि सॉइल इरोजन इस वजह से होता है, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम अपनी सॉइल को कैसे कंजर्व करेंगे, कैसे बचाव करेंगे उसका। ठीक है, उसके लिए हम करेंगे काउंटर प्लोइंग। काउंटर प्लोइंग एक ऐसा मेथड है बेटा जो काउंटर लाइंस, हम क्या करते हैं, प्लोइंग करते हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ एक डिगिंग कर देते हैं, नालियां बना देते हैं। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एक तरह से बना देते हैं, उसको हम काउंटर प्लोइंग कहते हैं। चलो देखिए इसकी पिक्चर, ये होती है आपकी काउंटर प्लोइंग। देखो बीच में हमारी क्रॉप है, बीच में हमारे ड्रेनेज है, ये छोटी छोटी नालियां जो है वो पानी यहाँ पे स्टोर हो रहा है बेटा, इसको डैमेज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं काउंटर प्लोइंग। क्या बोलते हैं बच्चे, हमेशा याद रखिए, दिस इज कॉल्ड काउंटर प्लोइंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट इज टेरेस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है बेटा, टेरेस फार्मिंग कल्टीवेशन वो होती है जब हम क्या करते हैं कि अपना जो है स्टेप कैन बी कट आउट टू द स्लोप्स, स्लोप्स को हम जो है वो काट देते हैं, क्योंकि स्लोप्स में पानी पूरी स्पीड से आता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाता है आपके पानी। जब पूरी स्पीड के साथ हिल्स के ऊपर से पानी नीचे आएगा तो बहुत सारी मिट्टी बहा के लाएगा, लेकिन उसको हम स्लोप्स को काट देते हैं स्टेप्स में और उसके सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, जो कि रिस्ट्रिक्टेड कर देता है इरोजन को। चलो देखिए जरा सा, अब आपकी ये होगी टेरेस फार्मिंग। ये एक हिल है बेटा जिसको ह्यूमन बीइंग ने छोटे छोटे खेतों में काट करके, सीढ़ी नुमा खेत, हिंदी में पढ़ा होगा सीढ़ी नुमा खेत ये होते हैं। देखो आप देख सकते हो, दीज आर ऑल द टेरेस फार्मिंग। क्या होती है टेरेस फार्मिंग। अब पानी जो है वो क्या करेगा, पानी क्या करेगा बेटा, पानी जो है वो इसमें जो है पानी अब बहेगा तो उसको रिस्ट्रिक्टेड होके बहेगा, क्या करेगा, उसके फ्लो को ये खेत रोक देंगे, जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। अब चले अगर हम पीछे वाले स्लाइड पे चले तो इसमें ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है जब हमारी लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ अ ग्रास, ठीक है, एंड लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स दैट ब्रेक्स द विंड फोर्स। ठीक है, वो क्या करता है, विंड फोर्स को रोक देता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग की मैं आपको पिक्चर दिखाऊं आपको तब समझ में आएगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। क्या होता है बेटा, एक जगह पे आपकी मेन, ये आपका जो है वो मेन है और दूसरी स्ट्रिप में आपका ग्रास ग्रो करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जब हवा चलती है बेटा तो वो कंट्रोल कर लेती है आपकी मेन क्रॉप को और आपकी मिट्टी नहीं उगती, क्योंकि जो स्ट्रिप्स बची है, बीच बीच में जो स्ट्रिप्स लगाई है उसमें ग्रास ग्रो कर रहा है और बीच में मेन क्रॉप आपकी ग्रो कर रही है, तो उससे हमारी जो है वो मेन क्रॉप प्रोटेक्ट हो जाती है स्ट्रिप क्रॉपिंग में। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन तो सबको ही पता होगा। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अगर हम ट्री लगाएंगे ना बेटा तो हमारी तो वैसे ही जो है वो सॉइल बच जाएगी बहने से, क्योंकि हमारी जो ट्रीज की जो रूट्स होती हैं वो कंट्रोल, वो हग करके रखती हैं आपकी सॉइल को, इसलिए इसको एफॉरेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। दूसरी बात आपको कंट्रोल करना है ओवर ग्रेजिंग के ऊपर। पशुओं को चरने, एक ही जगह पे अगर आप पशुओं को चराते रहोगे बेटा, एनिमल्स तो एनिमल्स है, हाउ दे कुड अंडरस्टैंड दैट, कैसे समझ सकेंगे कि उनको यहाँ पे चरना चाहिए, और घास नहीं बचती है और वो क्या करते हैं, सीधी घास को उखाड़ लेते हैं। तो जड़ से जब उखाड़ लेंगे, उसकी रूट्स जब बाहर आ जाएंगी बेटा, तो आपकी जो सॉइल है वो बिल्कुल पूरी तरह से सामने दिखने लगेगी और फिर वो हवा चलेगी या फिर बारिश होगी तो वो वॉश होना शुरू हो जाएगी। सो इसलिए जो है वो हमें कंट्रोल करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग के ऊपर। और लास्ट वाला है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट का मतलब होता है प्लांटिंग द लाइन्स ऑफ अ ट्री क्रिएट द शेल्टर एंड स्टॉप द विंड इरोजन। हम क्या करते हैं बेटा, लाइन्स में हम ट्रीज लगा देते हैं और ट्रीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द विंड इरोजन। कैसे, जरा ये पिक्चर्स देखें, ये देखो। अब लाइन में ट्रीज जब आप ग्रो करोगे बेटा तो आपकी ये जो सॉइल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, इस साइड की भी और ट्रीज के उस तरफ की सॉइल भी इरोजन से बच जाएगी, क्योंकि हवा जब चलेगी तो वो अपने साथ मिट्टी को उड़ाएगी और जब अपने साथ वो मिट्टी को उड़ाएगी बच्चा तो ये कंट्रोल कर लेंगे। ट्रीज आगे खड़े हैं, वो हवा को जैसे ही मिट्टी उड़ेगी तो इन ट्रीज से टकरा के फिर से वापस जो वो यहीं आ जाएगी। सो इसको बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट।
ठीक है। और शेल्टर बेल्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सॉइल इरोजन में। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं और उसकी वजह से हमारी लैंड जो है, सॉइल जो है वो इरोजन होता है उसका, ठीक है। सो दीज आर द मेन स्टेप्स दैट यू हैव टेकन इट एंड कंट्रोल द सॉइल इरोजन, ठीक है, जिनको हम अपना के कंट्रोल कर सकते हैं अपने सॉइल इरोजन को, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है वो ये मेन टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इसके जितने भी मेन क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसको अच्छे से देखो और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको अंडरलाइन करो, कि किसी कॉपी पे लिखो और उसके नोट्स बनाओ। चलो, वेरी गुड।